हेलो तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अम्ल, क्षार और लवण, इसमें तीन चीज़ें हैं चैप्टर में। पहले है अम्ल, दूसरा है क्षार और तीसरा है लवण। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म की, कि अम्ल का रासायनिक नेचर कैसा होता है। तो देखिए, अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं। उसके बाद जो दूसरी बात है वो अम्लों के बारे में क्या है, कि जो लिटमस पत्थर होता है, देखिए कागज़ का एक शीट होता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस पत्थर। जब इस लिटमस पत्थर पर आप अम्ल डालोगे तो ये इसका रंग है वो लाल हो जाएगा। अर्थात पहले इसका रंग ब्लू होता है, नीला होता है, लेकिन जैसे आप इसके ऊपर अम्ल डालोगे तो इसका रंग हो जाएगा रेड हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा गुण है वो क्या है, कि एक वैज्ञानिक थे भाई, ओरेनियस। एक वैज्ञानिक थे ओरेनियस, जिन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में क्या देते हैं भाई? H+ आयन देते हैं। वो होंगे वो अम्ल होंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि आर्यनियस के अनुसार, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आर्यनियस, के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे भाई? अम्ल कहलाएंगे। ठीक है। जैसे मैं इनकी उदाहरणों की बात करूं तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, जो कि एक अम्ल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको जल में डालोगे तो ये आपको H+ आयन देगा। स्वाद में खट्टा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। इसके बाद अगला है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। और इसके बाद है HCl। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ मैंने अम्लों के उदाहरण लिखे हैं। सभी में देखिए आपके यहाँ पर हाइड्रोजन आयन उपस्थित है। तो लगभग ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सभी अम्लों के अंदर हाइड्रोजन आयन होंगे, लेकिन लगभग जो अम्ल होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन आयन होता है। तो अर्थात उनको जल में डालने पर ही देते हैं। अगर वैसे अपन को रखें एक पात्र के अंदर तो ये नहीं देंगे, लेकिन जैसे हम अपन जब अम्लों को पानी में डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन देंगे। तो जलीय विलयन डालने पर जो पदार्थ H+ आयन देते हैं वो होते हैं अम्ल भाई। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्षारकों के भौतिक गुणधर्म के बारे में। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो देखिए, क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला तो आपका जो गुण है वो ये है कि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं भाई? कड़वे होते हैं। चलो सी कड़वे होते हैं क्षार। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है, जो लिटमस पत्थर होता है उसको ये नीला कर देते हैं। जो लाल लिटमस पत्थर होता है उसको भाई ये ब्लू करते हैं, लेड को ब्लू कर देते हैं। कौन? क्षारक। तो मैंने अगला पॉइंट लिखा है, यह है लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। उसके बाद जो आर्यनियस वैज्ञानिक थे उन्होंने भी इसके बारे में कुछ एक बात बताई कि क्षारक क्या होते हैं। उन्होंने बताया कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? क्षार कहलाते हैं। मैंने फिर से यहाँ पर लिखा है, आर्यनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। समझ गए कि जो जलीय विलयन में OH- आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार। और जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे भाई? अम्ल कहलाएंगे। अम्ल क्या काम करेंगे? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षारक क्या स्वाद में क्या होते हैं भाई? कड़वे होते हैं। और अम्ल होते हैं वो ब्लू नीले लिटमस पत्थर को क्या करते हैं भाई? लाल करते हैं, रेड करते हैं। जबकि जो क्षारक होते हैं वो रेड को क्या करते हैं भाई? ब्लू करते हैं। रेड को क्या करते हैं? ब्लू करते हैं। एक बार हम इसको साफ कर देते हैं। चलो जी, साफ कर दिया। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, जैसे हम बात करें उदाहरणों की, क्षारकों की उदाहरणों की, तो क्षारकों का जो उदाहरण है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। KOH है, इसको बोलते हैं, KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और जो अगला एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये सभी के अंदर OH माइनस आयन है, सभी के अंदर है OH माइनस आयन है। जैसे आप इनको जल में डालोगे तो ये टूट जाएंगे और OH माइनस आयन देंगे। जैसे आप क्षारक को पानी में डालोगे ना तो ये OH माइनस आयन देंगे, इसलिए अपन को पता चलेगा कि ये क्या भाई क्षारक होते हैं। तो आर्यनिस ने एक ही बात बताई थी कि जब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देंगे वो क्षारक होएंगे, और जो H प्लस आयन देंगे वो अम्ल होएंगे। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सूचक के बारे में। किसके बारे में भाई? सूचक है। अब देखिए सूचक एक से पदार्थ होते हैं। ये सूचक क्या होते हैं भाई? पदार्थ होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं? ये सूचना देते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, कि कोई पदार्थ आपके पास रखा है और आपको जांच करनी है कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो उसका उपयोग, उसका जांच हम सूचक के द्वारा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी है कि वे पदार्थ जो अम्लता व क्षारकता की क्या करते हैं भाई? जांच करते हैं। अम्लता व क्षारकता की क्या करते हैं? जांच करते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है भाई कृत्रिम या मानव निर्मित सूचक। अब एक और होता है जिसे अपन बोलते हैं गंधीय सूचक। इसको अपन अंत में देखेंगे। एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं गंधीय सूचक। मुख्य रूप से सूचक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला अपन बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की। अब इसके नाम से ही है प्राकृतिक सूचक। तो वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक हो जाएंगे। और दूसरा है कृत्रिम सूचक, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो हो जाएंगे कृत्रिम सूचक। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली स्लाइड हमारी। तो इसमें मैंने इनकी दोनों की परिभाषा लिखी है। देखिए प्राकृतिक सूचक, सबसे पहले है प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी और लिटमस पत्थर, ये आपको उदाहरण ध्यान में रखने हैं भाई प्राकृतिक सूचक की। जैसे कि हल्दी हो गया और लिटमस पत्थर हो गया, ये दोनों क्या हैं भाई? प्राकृतिक सूचक हैं। उसके बाद जो सेकंड है सूचक वो है कृत्रिम या मानव निर्मित सूचक। ये सूचक होते हैं मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो वे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, किसके द्वारा भाई? मानव द्वारा बनाएंगे, उन सूचक को अपन कृत्रिम सूचक बोलते हैं या वो कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण हो गया मेथिल ऑरेंज, और फिनोप्थेलिन, ये दोनों ही हैं कृत्रिम सूचक है जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन जो कि हैं कृत्रिम सूचक हैं, और लिटमस और हल्दी और लिटमस पत्थर हैं ये प्राकृतिक सूचक है। क्या भाई? प्राकृतिक सूचक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद जो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है धातुओं की अम्ल व क्षार के साथ अभिक्रिया। धातु की एक तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे और दूसरा अपन किसके साथ करेंगे भाई? क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए जब अपन धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं व क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपके पास दो उत्पाद बनते हैं। एक तो बनता है लवण और दूसरी बनती है हाइड्रोजन गैस बनती है। एक बनता है लवण आपके पास और दूसरा जो बनता है वो बनता है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है कि जब धातुओं की अम्ल व क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं, जब धातुओं की अपन अम्ल या क्षारक से क्या करते हैं भाई? अभिक्रिया करवाते हैं, तो आपके पास तब लवण व हाइड्रोजन गैस का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। तब लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिए हैं। जैसे मैंने जिंक धातु की जब मैंने अभिक्रिया कराई है H2SO4 से, जिंक धातु की अभिक्रिया मैंने कराई है H2SO4 से। H2SO4 एक अम्ल है और अम्ल जब इस धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक तो उत्पाद बनेगा ZnSO4 जो कि एक लवण है, और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जो ZnSO4 है वो एक लवण है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये लवण है? देखिए ये प्रैक्टिकल, आपको इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि ZnSO4 को जैसे ही अपन पानी में डालेंगे ना तो ये दो आयनों में टूट जाएगा। एक Zn+2 और दूसरा है SO4-2, तो इस प्रकार अपन को दो आयन प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे भाई? दो आयन प्राप्त हो जाएंगे, तब हम पता चलेंगे कि ये लवण है। ठीक है, तो हो जाएगा ये लवण।
दूसरा है जब अपन जिंक की धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, पहले अपने अम्ल के साथ करा लिया तो लवण और हाइड्रोजन गैस बन गई। दोबारा अगली बार अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। जब अपन धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपके पास एक उत्पाद बनता है। यहाँ पर जो उत्पाद बन रहा है वो बन रहा है सोडियम जिंकेट। क्या बन रहा है भाई, सोडियम जिंकेट, जिसका सूत्र होता है Na2ZnO2। इसका ये सूत्र होता है, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम में जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। आगे देखिए, उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो है धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोकार्बोनेट की अम्ल के साथ है अभिक्रिया। दो उत्पाद हैं आपके पास, एक है धातु कार्बोनेट और दूसरा है धातु हाइड्रोकार्बोनेट। दो रिएक्टेंट हैं, एक है धातु कार्बोनेट और दूसरा है धातु हाइड्रोकार्बोनेट। देखिए, जब धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोकार्बोनेट की अपन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं भाई, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो आपके पास तीन उत्पाद बनते हैं। कितने उत्पाद बनते हैं, तीन। एक होता है लवण, दूसरा होता है जल और जो तीसरा होता है वो होता है CO2 गैस। तीसरा होता है CO2 गैस। तो धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोकार्बोनेट की जब अपन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो तीन उत्पाद बनते हैं, लवण बनता है, जल बनता है और CO2 गैस बनती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इनके समीकरण के साथ इनकी परिभाषा लिखी है। देखिए, अपन इसको पढ़ते हैं कि धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोकार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण, जल और CO2 गैस का निर्माण होता है। तीन चीज़ें बनेंगी, CO2 गैस बनेगी, जल बनेगा और लवण बनेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनके समीकरण की। तो मेरे पास है एक धातु कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक तो धातु है सोडियम और दूसरा जो कार्बोनेट वाला हिस्सा वो है CO3, इसलिए बोल दिए धातु कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि सोडियम इसमें धातु है और कार्बोनेट में CO3 है, तो नाम हो गया धातु कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं अपन इसको। तब इसकी अपन अभिक्रिया करते हैं अम्ल से। अम्ल लेते हैं यहाँ पर अपन है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो आपके पास उत्पाद बनता है NaCl, जो कि एक लवण है, साथ में जल और साथ में क्या बनती है भाई, गैस बनती है। क्या बनती है, गैस बनती है। उसके बाद देखिए अगला धातु हाइड्रोकार्बोनेट। धातु हाइड्रोकार्बोनेट, इसमें अंदर धातु सोडियम हो गई, हाइड्रोजन हो गया और CO3 हो गया, इसलिए नाम पड़ गया इसका धातु हाइड्रोकार्बोनेट पड़ गया। तो देखिए, धातु हाइड्रोकार्बोनेट की हम फिर से अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। HCl यहाँ पर अम्ल हमारे पास, तब इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल और CO2 गैस बनती है। अब देखिए, जो उत्पाद होते हैं वो तो सेम ही होते हैं दोनों के अंदर, लवण, जल और CO2 गैस बनती है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि जो धातु कार्बोनेट होते हैं और धातु हाइड्रोकार्बोनेट वो केवल अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करते हैं, क्षार के साथ वो अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षार के साथ वो अभिक्रिया नहीं करते हैं, केवल अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करते हैं। तो मैंने तभी तो मैंने यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की केवल अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करवा रहा हूँ और लवण और जल और CO2 गैस का निर्माण कर रहा हूँ। तो ये हमारा पॉइंट हो गया धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोकार्बोनेट की अम्ल के साथ है अभिक्रिया। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो वो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, उदासीन अभिक्रिया आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, आप जब अम्ल की और क्षारक की जब क्षारक की आपस में अभिक्रिया करवाते हो, और जो अम्ल और क्षारक ये आपको प्रबल लेना है, मतलब स्ट्रोंग लेना है। आपको अम्ल लेना है, दूसरा कौन लेना है, क्षारक लेना है, दोनों को आपस में मिला देना है। तो जो उत्पाद बनेगा वो इनसे अलग ही बनेगा, उसमें अम्ल के गुण भी नहीं होंगे और क्षारक के गुण भी नहीं होंगे। यथार्थ अम्ल है वो अपने गुण खो देते हैं और क्षारक है वो भी अपने गुण खो देते हैं, और तीसरा उत्पाद बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं लवण, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, लवण बोलते हैं। तो मैंने इसकी परिभाषा भी लिखी है यहाँ पर कि अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया करवाने पर ये अपने परीक्षित प्रभाव को समाप्त करे उदासीन हो जाते हैं। जो अम्ल के पास जो अपना अम्लीय गुण है वो समाप्त हो जाएगा और क्षारक के पास जो अपना जो क्षारीय गुण है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोनों ही आपस अपने जो परीक्षित प्रभाव है, उनका जो नेचर है वो खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप लवण व जल
का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई? लवण का निर्माण करेंगे और साथ में किसका निर्माण करेंगे? जल का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने इसकी समीकरण भी लिखी है यहाँ पर। NaOH मैंने एक क्षार लिया है और HCl मैंने क्या लिया है? एक अम्ल लिया है। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाता हूँ मैं तो मेरे पास लवण बनता है और साथ में क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, तो ये हो गई भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया। और आप इसकी परिभाषा आराम से लिख सकते हैं कि जब अपन अम्ल व क्षार की आपस में क्या कराते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये हो गई भाई आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हैं वो मिलती रहें। धन्यवाद।